नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक हो। तो आज कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कंसेप्ट और भी दिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is included in Article 51A Part 4A of the Constitution of India। ऑप्शन नंबर ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। सेकंड इज, दूसरा ऑप्शन है इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल पावर ऑफ गवर्नर, एंड डी आ गया रिट्स। तो ये जो पहला आपके पास क्वेश्चन आया है, इसमें ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 51A पार्ट कौन सा आ गया? पार्ट 4A। पार्ट 4A में हमारे पास बेटा जी जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसमें अल्फा, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और कुछ आपने बेहतरीन पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको एक पॉइंट तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लियर हो गया, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल क्या आ गया इसका? आर्टिकल नंबर 51A। पार्ट कौन सा आ गया? पार्ट नंबर 4A। अब ये 51A है, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल नंबर 51 जो है वो क्या कहता है आपसे? वो कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो वो 51वां आर्टिकल है, ये 51A। तो आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि 51A जो आर्टिकल है ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत। 42वां संशोधन जो कि आया था वर्ष 1976 में। किस वर्ष में आया था? यह आया था आपका वर्ष 1976 में, यानी आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A क्या है? ये आपसे बात करता है मौलिक कर्तव्यों की, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की। और पार्ट कौन सा आ गया? पार्ट नंबर 4A। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक चीज याद रखनी है कि टोटल पार्ट्स 25 हैं भारत के संविधान में। उसमें 4 वाला जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 4 आपसे बात कर जाता है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके आर्टिकल्स 36 से 51 के बीच में है। और सेकेंडली एक और बात यहां पे याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने लगभग कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट दी थी और उस समय काल में भारत सरकार ने लगभग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में जोड़ दी। और आज की तारीख में बेटा जी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भारत के संविधान में 11 हैं, यानी उस टाइम पे 10 थी, आज 11 हैं। जब भी भारत के संविधान में यदि आप मान लीजिए आपको कॉमा भी लगाना है या फुल स्टॉप भी लगाना है, तब भी आपको एक संशोधन लाना अनिवार्य है। यू नीड एन अमेंडमेंट फॉर दिस। तो आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? यहाँ पे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी है। तो अगर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपने जोड़ी है तो इसके लिए भी क्या आएगा? अमेंडमेंट आएगी। तो वो अमेंडमेंट जिसके तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो अमेंडमेंट थी 86th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत क्या था? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो बड़े स्पष्ट रूप से इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज
जो है वो आर्टिकल कौन सा है बेटे, आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल 51A किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, वो अमेंडमेंट है 42वां संशोधन जो कि आया वर्ष 1976 में। और आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि इस 42वें संशोधन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा जी ये आपका कर्तव्य है कि आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम को। यह आपका कर्तव्य है कि भारत की एकता और अखंडता आपने बनाए रखनी है। ये सारा क्या है, ये आपके कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, ये आपके अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कुछ और चीज है, अधिकार हैं वो आपके। जैसे बेटा जी यहाँ पे ये डेल्टा ऑप्शन है रिट्स, तो आपने याद रखनी है। मैं आपको नेक्स्ट इसमें समझाता हूं कुछ। रिट्स वाला जो आपका यहाँ पर फंडा है बेटे, रिट्स में आपने एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है इसमें रिट्स का संविधान में, और बहुत सारे प्रश्न पत्रों में यहां से प्रश्न आए भी हुए हैं। रिट्स जो है बेटे ये डिफाइंड है भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 32 में, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। और बेटा जी अगर रिट्स में देखा जाए, अगर हाई कोर्ट का आर्टिकल है तो बेटे वो आर्टिकल है 226। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद आ गया अनुच्छेद नंबर 32, और हाई कोर्ट में आ गया बच्चा जी 226 रिट्स के लिए। और रिट्स होती हैं आपकी 5 टाइप की, 5 प्रकार की रिट्स चलती हैं, जैसे हैबस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिटेशन, क्यो वारंटो और सर्टिरॉय। 5 प्रकार से आपकी रिट्स चलती हैं इस चीज में। और आपने एक और याद रखनी है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी शक्ति दे रखी है हमने, जो भारत की संसद है, इसके पास ऐसी शक्ति दे रखी है कि इस रिट्स को इन्फोर्स करने के लिए इन दोनों कोर्ट्स के अलावा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी, ये किसी अन्य कोर्ट को ये आदेश दे सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल दैट राइट्स, और यू कैन से दी दैट रिट्स के लिए भी ये चीज कर सकती है। यानी संसद के पास अधिकार है कि रिट्स की इन्फोर्समेंट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी किसी और कोर्ट को ये अधिकार दे सकती है। और आर्टिकल मैंने बताई दी आपको, आर्टिकल हमारा क्या है, हाई कोर्ट का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 226, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 32। और कितने टाइप की रिट्स आ गई हमारे पास, आ गई 5 प्रकार की रिट्स आ गई। और आर्टिकल 32 अगर आपने याद रखना हो तो इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या आ गया हमारे पास, आर्टिकल नंबर 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी अनुच्छेद के तहत जब भी whenever there is a violation in the fundamental rights you can directly approach to the Supreme Court। जब भी मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। और 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसी आर्टिकल को हम कहते हैं और इसी आर्टिकल को हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा है इस अनुच्छेद को, ये कहने वाले थे डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ये आ गया आपका 4th पॉइंट जो कि रिट्स में था। मैंने विस्तार पूर्वक आपको इसमें काफी सारे पॉइंट्स बताए बेटे, ये बहुत सारे पॉइंट, ये रिवीजन है। मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन जो है चारों, उन चारों ऑप्शन को आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न जो है वो दिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अब यहां बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ
जो बेटे तीसरा पॉइंट था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपने याद रखना है कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाएंगे। केवल दो आर्टिकल आपके जीवित रहते हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, ये रहते हैं जीवित, दे आर अलाइव ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रावधान कहां से लिया हमने? तो आपने एक चीज याद रखनी है कि सोर्सेज यानी संविधान के स्रोत कहां से हैं। बहुत सारे चीजें जो हमने बाहर से ली हैं और हमारे संविधान में उसको कुछ मॉडिफाई करके हमने फिर आगे लिख दिया गया है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से लिए बेटे? जर्मनी के संविधान से। यहां तक इस प्रश्न में मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि दो आर्टिकल जीवित रहते हैं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर टाइप कर सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा डेफिनेटली मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे हम। वैसे तो डाउट आना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आता है तो आप लिख सकते हैं वहां पे। हम अपने दूसरे प्रश्न पत्र पे चलते हैं। हम बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आ जाओ यार सॉल्व करते हैं। मजा आएगा, धीरे धीरे आएगा यार, एक साथ नहीं आएगा। थोड़ा सा पेपर का टाइम नजदीक है तो फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ men and women in इंडिया। पहला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 14 एंड 15, ब्रेवो ऑप्शन है, 5th शेड्यूल। चार्ली ऑप्शन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और चौथा ऑप्शन आ गया हमारे पास, आर्टिकल नंबर 21। तो बच्चा जी हमारे पास एक और यहां पर प्रश्न आया है, कह रहा है इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो कि कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया की बात करता है। वैसे तो आप जानते हो कि इक्वालिटी है नहीं भारत में, भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता है कि इक्वालिटी चले, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन में लिंक करता हूं। देखो बड़े ध्यान से आपने एक चीज याद रखनी है बेटे, मौलिक अधिकार, क्या बात कर रहा हूं मैं? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। बेटा जी मौलिक अधिकारों में मेरे बच्चों हमने आर्टिकल किए हैं, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में। और ये किसके हैं बेटे? ये हैं इक्वालिटी के आर्टिकल्स। किसके हैं बेटे? इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं बच्चा जी। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सभी के सभी व्यक्ति जो हैं वो भारत में एक समान है। लेकिन आर्टिकल 14 का आप एक्सेप्शन यानी अपवाद जब देखते हो तो भारत में दो ऐसे पोस्ट हैं, एक भारत के राष्ट्रपति और दूसरे गवर्नर, जो कि फ्री हैं अपनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के तहत। हाँ जी, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति साहब जो हैं वो किसी का खून भी करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती है। और ये क्या है? आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी का एक्सेप्शन चला गया। दो व्यक्ति हैं, एक गवर्नर और दूसरे भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 14 मैंने आपको बता दिया बेटा। आर्टिकल 15 कहता है दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पर, धर्म स्थान के आधार पर। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 15 में स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है, किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन का बेटे यहां पे आंसर क्या बनता है, ये बनता है आर्टिकल नंबर 14 और 15। और मौलिक अधिकारों मैंने आपको क्या बताया बेटा जी कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो पहला क्लॉज है जो कि 14 से लेकर कहां तक चलता है बेटे, 14 से लेकर 18 चलता है। इसका आंसर बन जाएगा बच्चा जी अल्फा। बेटे थोड़ा सा मैं आपको और यहां पर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में बताता हूं जो कि पेपर में आपको बहुत हेल्प कर जाएगी बेटे, समझ रहे हो, क्लियर है। तो आज चलते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में चीजों को। देखो ऑप्शन के थ्रू अगर आप कभी भी जाओगे ना जनरल नॉलेज में तो बड़ा इजी रहता है आपके लिए यार, बड़ा इजी ऑप्शन के थ्रू, और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका तो और अच्छा आपको लगता है यहां पे। वरना क्या होता है, वरना फिर उबासियां चलती जीके के लेक्चर में, है समझ रहे हो, हाँ या ना। वरना पता ही आपको भाई, आपको ऑप्शन अगर देखो आप प्रश्न पत्र में, अब देखो जैसे यहां पे ब्रेवो ऑप्शन था कि वो ब्रेवो की रहने दो बेटे, पहले फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों में क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 के बीच में बेटे, और भाग है भाग तीसरा। बड़ा ही बेटे बढ़िया है जनरल नॉलेज सब्जेक्ट, कोई चाहे तो इसमें मास्टरी भी कर सकता है, धीरे धीरे होती है लेकिन वो। पार्ट नंबर 3 यानी भाग तीसरे में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहां से है, 12 से 35। और बेटे ये बट गया है कुछ हिस्सों में, जैसे राइट टू इक्वालिटी चलाया 14 से 18, फिर आगे बेटे राइट टू फ्रीडम बेटे 19 से 22, फिर आगे बेटे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 अनुच्छेद, फिर आगे बेटा जी चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 बेटे, फिर आगे बेटे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आ गया बेटा जी आर्टिकल 29 से 30 बेटे, और फिर छठा आ गया बेटे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 32। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार बेटे बहुत जरूरी हैं। अच्छा कभी आपसे इंटरव्यू लेवल पे क्वेश्चन हो जाए कि आरक्षण यहां पर किस अनुच्छेद में जिसका वर्णन किया गया है, तो आपको पता है आरक्षण दिया गया है भारत में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, वो आर्टिकल 15 और 16 के तहत दिया गया है, समझ रहे हो, आर्टिकल 15 और 16 के तहत। और फंडामेंटल राइट्स कितने हिस्सों में है, 6 में है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, 14-15 बेटे मैंने आपको बता दिया। फिर आपका 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आगे बेटे आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है आपसे, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 आपसे क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अब एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड या डिफेंस एंड एकेडमिक टाइटल्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर ली तो अपने नाम के आगे बेटे क्या कर लेंगे, डॉक्टर, जो भी नाम हो, फ्रेंड का नाम लिख दो, डॉक्टर राजन, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर मनीषा, जैसा आपका मन करे बेटे, जो आपके फ्रेंड्स डॉक्टर हो उनका क्या करना है आपने, ये डिग्री जो उन्होंने कर ली उसका आगे आपने एजुकेशन टाइटल लगा देना है। फिर किसी ने बीटेक कर ली, इंजीनियर, ठीक है। तो ये सारे क्या एकेडमिक टाइटल्स है। अब मान लो आप लोग बन गए आर्मी में, ऑफिसर लेवल पे चले गए, ऑफिसर लेवल पे जब आप चले गए बेटे तो आप मान लीजिए कि रिटायर्ड हुए कर्नल लेवल पे, तो आप लगा लेंगे कर्नल अभिषेक राणा, समझ लो सिस्टम है बेटा ये। तो कर्नल अभिषेक राणा, ये सब क्या है, ये टाइटल्स की बात हो रही है यहाँ पे अभी इस वक्त, कि हम अपने नाम के आगे कोई और टाइटल्स नहीं लगा सकते हैं एक्सेप्ट एकेडमिक, शिक्षा के आधार पे, और दूसरा बेटे जो आपका ये रैंक होगा, जो डिफेंस लेवल पे आप जब रिटायर्ड होगे तो आप ऐसे लिख के आगे रिटायर्ड लिख सकते हो।
ये क्या है, संविधान आपको अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 18 के तहत। ठीक है, फिर बेटे आर्टिकल 19 में 6 क्लॉजेज है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। ठीक है, ये सारे बेटे, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्लियर है, ये सारे हैं। फिर आर्टिकल 20 में भी बड़े सारे क्लॉजेज हैं। 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर यहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल आगे बेटे 23 और 24, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर की बात करी गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेटे किसी भी तौर पे यहाँ पे भारत में नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बेटे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि आपका जो मन चाहे, आप जिस मर्जी धर्म में, जैसा आपका मन है, जिस मर्जी धर्म में आप कन्वर्ट हो सकते हैं या जिस मर्जी को अपना सकते हैं। फिर आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और आर्टिकल 32 आगे बेटे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करता हूं बेटे इन 2 क्वेश्चंस में आपका काफी कुछ हुआ होगा सॉल्व। मैंने कोशिश करी है कि शायद आपकी कुछ चीजें और क्लियर हो जाएं। देखते हैं कितनी क्लियर होती हैं। फंडामेंटल राइट्स बेटे क्लियर है, कोई दिक्कत आएगी तो मैंने आपसे पहले कहा है, मेंशन कर सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। एक ऑप्शन और था बेटे यहाँ पे, मैं इसको अगर देखना चाहता हूँ एक बार। हाँ, आर्टिकल नंबर 21 तो मैंने बता दिया बेटे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बेटे, एक तीसरा पुत्र जी यहाँ पे था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बेटे इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। इस एक्ट में आपने याद रखना है कि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया पोस्ट को क्या कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। और इस वॉइस रॉय की जगह पे बेटे क्या आया था, गवर्नर जनरल। इसकी जगह पे आया आपका गवर्नर जनरल। और भारत में आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति बेटे सुनी होगी। इसके बाद ही बेटे यहां पर आएगा गुड गवर्नेंस एक्ट 1858, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के हमने क्या बनाया था, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, और वो था कैनिन। बेटे याद रखना पुत्र जी कि 1857 की क्रांति में भी वॉइस रॉय कौन था, कैनिन। समझ रहे हो, क्रांति के बेटे, सॉरी वॉइस रॉय नहीं पुत्र, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सॉरी बेटे, सॉरी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही है। 1857 की रिवोल्ट में ये चलाएगा कैनिन, और फिर बाद में 1858 में क्या बना बेटे, ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाएगा, कैनिन। और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अबॉलिश कब कर दिया गया, ये एक एक्ट के तहत हमने अबॉलिश कर दिया, जिस एक्ट को हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जितना बेटा जी आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे ना, उतना आपका सब्जेक्ट जो है वो और स्ट्रांग होगा। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आ जाइए, इस पे बेटे शेड्यूल नंबर 5 रह गया, सॉरी शेड्यूल नंबर 5 रह गया क्वेश्चन करने से पहले। बेटे भारत में आपने याद रखना है वैसे तो कि टोटल शेड्यूल बेटे आज की तारीख में टोटल शेड्यूल मेरे बच्चों कितने हैं, टोटल है बेटे 12। और स्टार्टिंग में कितने थे बेटा जी, स्टार्टिंग में थे बेटा जी 8 शेड्यूल थे। स्टार्टिंग में बच्चे 8 शेड्यूल। और हम कौन से शेड्यूल की बात करें, 5वें की। ये बात करता है बेटे एडमिनिस्ट्रेशन की, रिलेटिंग टू दी ट्राइबल एरियाज।
कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल है बेटे, मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको, जैसे कि बच्चा जी शेड्यूल नंबर 8, ये क्या बात करता है, लैंग्वेज, बहुत बार बेटे एग्जाम्स में आया हुआ है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बेटे 14 थी रिकॉग्नाइज्ड, और आज की तारीख में बेटे 22 लैंग्वेजेस, 14 थी अब 22 है, और 23rd की भी बेटे बात चल रही है। 23rd बेटे अभी ऐड नहीं हुई है, सिर्फ बातचीत चल रही है, और वो लैंग्वेज है टुलू लैंग्वेज। अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी लैंग्वेजेस वाला बेटे प्रश्न पत्र में मौजूद था प्रश्न ऐसा, 16 जून को हुआ बेटे। अभी लैंग्वेज के हिसाब से उसमें आपने याद रखना है कि जो 15वीं लैंग्वेज जोड़ी गई बेटे, 15वीं लैंग्वेज जो जोड़ी गई वो थी 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 21वां संशोधन था 1967 का, जिसके तहत बेटे 15वीं जो लैंग्वेज जोड़ी गई वो जोड़ी गई बेटे सिंधी। क्या जोड़ी गई बेटे, सिंधी। क्या जोड़ी गई बेटे, सिंधी। समझ लो। और बेटे इसके बाद यहां पर क्या होगा कि 15 + 3 होगा 18, और उसके बाद 4। अगर आप वीडियो के इस टाइम तक पहुंच गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये 3 लैंग्वेजेस प्लस वो अमेंडमेंट और ये वाला 4 लैंग्वेजेस प्लस अमेंडमेंट जरूर टाइप कीजिएगा एक बार। सारा कामकाज बेटे अगर मैंने करवाना है तो वो स्पून फीड वाला काम चल जाएगा, कुछ होमवर्क आपके लिए चलेगा ही। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर टाइप कीजिएगा यहां पे कि ये 3 15 3 18 18 और 4 22 लैंग्वेज, और अब की वाली कौन सी है, 23rd लैंग्वेज टुल्लू, जो कि बेटे ऐड होनी है, हुई नहीं बेटे, ये करंट अफेयर में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर कोई भी डाउट आए तो फिर भी मुझे आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। कह रहा है विथ रिगार्ड टू दी, ओह सॉरी ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the statement is not correct। अब नॉट करेक्ट बेटे हमेशा क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट originally part of the constitution। Bravo, the preamble states the objects of the Constitution of India। Charlie, the preamble is enforceable in a court of law। और डेल्टा आ गया, द रिपब्लिक वर्ड रेफर्स टू the people as the source of all authority, refers to the source of all authority in a court of law। बेटे कह रहा है कि संविधान के तहत इनमें से कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है। प्रियम्बल बेटे ये बातचीत किसकी कर रहा है पुत्र, ये बातचीत कर रहा है प्रियम्बल की मेरे बच्चों। तो याद रखना है प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, समरी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। बेटे क्या कहते हैं, समरी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल की आपने लाइनें कभी सुनी हो, एनसीईआरटी के बिल्कुल लेफ्ट पेज में लिखी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens
justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. बेटे घने शब्द कह दिए मैंने आपसे, हैं बड़े ज्यादा शब्द बोल दिए मैंने प्रियम्बल के। तो आपने एक चीज याद रखनी मेरे बच्चों, प्रियम्बल जो है इट इज व्हाट, इट इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल में बेटे जी मैंने आपसे बड़े बहुत भरकम शब्द भी कहे हैं, तो याद रखना सोशलिस्ट और सेकुलर सच में वो पार्ट नहीं थे ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। बेटे सोशलिस्ट, सेकुलर और बेटे इंटीग्रिटी जो है ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत। किसके तहत बच्चा जी? 42वें संशोधन के तहत ये प्रियम्बल में शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यही बेटे 42वां संशोधन क्या कहलाया जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कह रहा है प्रियम्बल करता है स्टेट्स दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बेटे बिल्कुल सही है। कह रहा है प्रियम्बल इसमें रिपब्लिक रेफर्स टू सोर्स ऑफ ऑल दी अथॉरिटी, ये डेल्टा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो बेटे आंसर क्या बना? आंसर हमारा बना चार्ली। और प्रियम्बल आपने याद रखना है कि प्रियम्बल आज दिन तक हमने कितनी बार उसमें अमेंडमेंट करी है? सिर्फ एक बार अमेंडमेंट करी है। और प्रियम्बल में बच्चा जी 3 केस भी हैं। पहला बैरूबरी यूनियन केस 1960, दूसरा भारत में सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, जिसमें बेटे टोटल 13 जज थे। 7 जज स्टेटमेंट के पक्ष में और 7 जो 6 हैं वो विरोध में थे। तो 13 जज थे बेटे उस केशवानंद भारती केस में। और फिर प्रियम्बल में तीसरा केस बना था LIC ऑफ इंडिया 1995। और आज दिन तक बेटे कितनी बार अमेंड हुआ है प्रियम्बल? एक ही बार, जिसमें ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड भी जोड़े गए हैं। ठीक है बेटे, मैं आपसे और भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं बेटे क्वेश्चन के रूप में, ताकि ये रिवीजन एक बार बेटे अगर आपने ऐसी रिवीजन कर ली तो मैं कहता हूं कि कोई नहीं रोक सकता आपको फिर एग्जाम में। यार रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रियम्बल की बेटे पहली लाइन बड़ी तगड़ी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत में पॉपुलर नहीं, भारत में ताकतवर कौन है? भारत की जनता जनार्दन। समझ रहे हो? यानी जनता चाहे तो भारत में कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सर बोल रहे हैं कि जनता कुछ भी कर सकती है तो कल को सरकार के खिलाफ है आग लगा रहे हो यहां वहां, वो नहीं बेटे, वो नहीं करना कामकाज। प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, इट इज योर फंडामेंटल राइट। ये अधिकार है बेटे आपके पास कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, परंतु शांति प्रिय तरीके से। जैसे आप देखते रहते हो बेटे भारत में विरोध चलता रहता है, चले कोई बात नहीं है, जनता जनार्दन बहुत ताकतवर है। जनता जनार्दन में बेटे लेडीज ज्यादा ताकतवर हैं भारत में, चाहे वो घर हो, चाहे पता ही आपको घर पे भी चलती है। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहता है, तो सबसे ताकतवर भारत में भारत की जनता, और जनता में भी वुमेन्स। ये आपने बिल्कुल याद रखना है बेटे। ये अगला क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों। ये फैक्ट है बेटे, जनता जनार्दन तो बहुत पॉपुलर नहीं, सॉरी बार बार वर्ड पॉपुलर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है ताकतवर है। प्रियम्बल की पहली लाइन कह रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और घर पे तो बेटा ताकतवर घर की महिलाएं ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है। कह रहे स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल। ये बेटे स्पीकर के बारे में कह रहे स्पीकर, मैं ऐसे लिख दूं, विल कास्ट
vote in the first instance. Charlie है, speaker will have power to maintain order within the house of people. और बेटे डेल्टा ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, स्पीकर कैन adjourn the house or suspend the meeting until there is a quorum. बेटे स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात हो रही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कह रहे स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल. बेटे लोकसभा को पुत्र जी आपने याद रखना है, हम एक और नाम से जानते हैं. लोकसभा को बेटे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल. बेटे क्या कहते हैं बच्चों? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल. और बेटा राज्यसभा को क्या कहते हैं बच्चे? राज्यसभा को हम कहते हैं बच्चा जी काउंसिल ऑफ स्टेट. क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है. कह रहा है स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ द पीपल. बेटे बिल्कुल सही है. पहला हमें पूछा है नॉट. कह रहा है स्पीकर विल कास्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. बेटे ये पॉइंट बिल्कुल गलत है. स्पीकर कभी भी पहली बार में वोट नहीं डालता है. ही विल ऑलवेज वोट इन द केस ऑफ अ टाई. जब भी बेटे टाई होगा तो स्पीकर महोदय जो है वो आपका वोट करते हैं. तो फर्स्ट इंस्टेंस नहीं होती है, वो क्या चली गई? वो चली गई बेटा जी सेकेंड इंस्टेंस. कह रहे स्पीकर विल हैव द पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल. ये भी बेटे ठीक है. कह रहे स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग ऑफ हाउस अंटिल देयर इज अ क्योरम. बेटा जी क्योरम क्या होता है? क्योरम होता है कि आपका 1/10 सदस्य सदन में मौजूद रहेंगे. सदन का नियम है ये. 1/10 में लोकसभा में बेटे कितने मेंबर होते हैं? आपने याद रखना है 550. 550 डिवाइड बाई 10 कितना आया? 55. और राज्यसभा में 250. तो 250 को आप कर दो भाग 10 से, कितना आंसर आया बच्चा? 25. तो बेटा जी राज्यसभा में कितने चाहिए? 25 और लोकसभा में 55. ये होता है क्योरम. यानी मिनिमम अटेंडेंस जो कि आपकी रिक्वायर्ड है कहां पे बेटा जी? पार्लियामेंट में. अभी बेटे लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं 2024 वाले, जिसमें आप जानते हो कि एनडीए ने विजय हासिल करी है. भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर तीसरी बार सरकार बना ली इस बार. झटका तो जरूर लगा इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को. सीटें जबकि बार 400 पार का नारा था लेकिन रह गई, पता ही आपको सब. और ये झटका बेटे ऐसा नहीं है, ये अच्छा झटका था. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है इस वक्त भारत में, इसलिए मैंने आपको वीडियो अपडेट करी हुई है कि इस बार सीटें कम की हुई हैं. अनएम्प्लॉयमेंट मेन रीजन है. ऊपर से हमारे जो कांग्रेस पार्टी है इनका जो मैनिफेस्टो था वो बड़ा तगड़ा था कि इतनी सरकारी नौकरियां देंगे हम. तो ऐसे में और ही झटका लगना चाहिए. आप सरकारी नौकरी को कम कर रहे हो. युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना ये आपकी प्राथमिकता है, जो मैं आपसे कह रहा हूं इस वक्त. अनएम्प्लॉयमेंट. स्पीकर के बारे में एक बात बेटे यहां पे याद रखना. स्पीकर का जो रैंक है भारत में सबसे पहले आएगा रैंक प्रेसिडेंट का. इसे कहते हैं बेटे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. दूसरे नंबर पर भारत में भारत के उपराष्ट्रपति बेटा जी. तीसरे पे बेटे पीएम. चौथे पे गवर्नर. पांचवें पे डेप्यूटी पीएम, उप प्रधानमंत्री. सॉरी बेटे पांचवें पे नहीं आएंगे, 5A पे आएंगे डेप्यूटी पीएम. 5th पे जो है वो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट आएंगे बेटे. इसे करेक्ट कर लेना बच्चों, 5A है ये. ठीक है 5A.
4 जैसे आप लिखना चाहो। और छठे पे बेटे लोकसभा स्पीकर और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मिस्टर चंद्रचूड़ हैं इस वक्त। और स्पीकर जो बने इस बार पता ही आपको, जो है ओम बिरला जी बने हैं स्पीकर भारत में। ये रैंक है बेटे। और स्पीकर का रैंक कितना आया? छठा रैंक आया बेटे। किसके बिल्कुल एक समान है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक बात आपने याद रखनी बेटे, आर्टिकल 110 कहता है मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 110 जो अनुच्छेद है उसमें बातचीत किसकी है? मनी बिल की है। बट अगर आपको एक ही क्वेश्चन आए, उसमें पूछे कि कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं, तो आपने याद रखना है स्पीकर विल डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। यानी बेटा जी अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं स्पीकर हूं और मैं कहता हूं कि ये बिल है, मान लीजिए, और ये बिल ही क्या है? यही बिल आपका मनी बिल है, तो ये बिल मनी बिल है। और इस कहने के लिए मुझे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ही इज नॉट आंसरेबल फॉर दिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया इफ द स्पीकर सेज दैट दिस बिल इज अ मनी बिल। और मनी बिल की डेफिनेशन पुत्र जी कहां पे लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 110 में इसके बारे में लिखा गया है। बेटे काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो के तहत आपको समझाए भी हैं, और मैं आशा करता हूं अगर कोई भी यहां पे डाउट रह गया हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटे। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ये। आई होप आपकी रिवीजन थोड़ी सी कामयाब हो रही होगी। धन्यवाद।